नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच लेखपाल भर्ती परीक्षा के संदर्भ में पाठ्यक्रम को लेकर के आज आया हुआ हूं। विगत 2-3 दिनों से लगातार पेपरों में ये चर्चा में था। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फेक न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि लेखपाल की जो वैकेंसी है कई दिनों से क्या है पेंडिंग में है। कई दिनों से नहीं, कई सालों से पेंडिंग में है। 2015 के बाद से फिर दोबारा फॉर्म 2019 में आया था और चकबंदी लेखपाल का फॉर्म आया था और इसके बाद कुछ उसमें त्रुटियां हो गई थी नोटिफिकेशंस में, तो उस फॉर्म को वहीं पे रोक दिया गया था। वो फॉर्म भी बहुत विवादों में रहा है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उसमें SSC नहीं है, कोई कहते हैं SSC है, तो उस फॉर्म में SSC नहीं था, ठीक है। और बहुत ढेर सारे लोगों ने उस फॉर्म को भरा भी था। तो अगर चकबंदी लेखपाल से संबंधित अगर फिर से पोस्ट आती है तो ये मान के चलिए कि उसमें SSC नहीं रहेगा। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का पहले से फॉर्म भरा हुआ है, सरकार पैसा अभी वापस किसी को की नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब चकबंदी लेखपाल की आएगी तो वो नॉन SSC ही रहेगी। लेकिन अगर राजस्व लेखपाल की पोस्ट आती है तो ये 100% श्योर मान के चलिए कि उसमें SSC जरूर लागू होगा, क्योंकि जो राजस्व लेखपाल का कार्यक्षेत्र होता है उसमें जितना भी डाटा होता है, आंकड़े होते हैं, आपका खसरा होती है, खतौनी होती है, और जितना भी आपका वर्क होता है, सारा चीज़ें आपका नगर पालिका से लेकर के बाकी हाउस टैक्स कलेक्शन तक का सब कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है। और जब तक आपको कंप्यूटर के बारे में संपूर्ण नॉलेज नहीं रहेगी तो आपको लेखपाल बना करके गवर्नमेंट को क्या लाभ मिलेगा। तो इसलिए SSC क्या है, उसमें आवश्यक है। तो अब सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे लिए योग्यता की क्या आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पद का नाम है लेखपाल, राजस्व और चकबंदी। 2 तरह के लेखपाल होते हैं, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम चाहिए। उम्र हमारी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद वेतनमान जो होता है वो 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे कितने रहता है 2000 का। ये अब बढ़ गया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट इसी पे अप्रूवल है। योग्यता जो है वो आपकी इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष, इंटरमीडिएट या तो उसके समकक्ष जो भी आपकी योग्यता रहेगी। कंप्यूटर में योग्यता में SSC, संभावना जो है वो राजस्व की है, ठीक है ना। 100% मैं नहीं कह सकता, लेकिन संभावना राजस्व वाले में है। लेकिन चकबंदी का अगर आता है तो इसमें ऑलरेडी इन्होंने 4-5 लाख फॉर्म भरवा लिया है, तो दोबारा SSC के साथ उस फॉर्म को लाना इतना आसान इनके लिए नहीं रहेगा। तो बेहतरी इसमें रहेगी कि चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी ये कुछ दिनों के बाद निकालेंगे। कहा भी जा रहा है कि लगभग 22,000 के आसपास, 22 से 24,000 पद क्या है लेखपाल के खाली हैं। तो ये 5-5 हज़ार करके स्लॉट में 3-4 राउंड में क्या करेंगे, ये लोग पोस्टें निकालेंगे। तो राजस्व विभाग से नोटिफिकेशन की जो चर्चा हुई है पिछले 2-3 दिन पहले, तो राजस्व का है, तो ये मान के चलिए कि SSC की संभावना इसमें पूर्ण रहेगी। अगला है इसकी पाठ्य योजना क्या है। अब तक क्या था, राजस्व का और चकबंदी का दोनों का एग्जाम हो चुका है। 2015 में हुआ है राजस्व का भी और चकबंदी का। तो दोनों का सिलेबस सेम है, बस उसके क्या था, प्रारूप में चेंज था। लेकिन अब ऐसा होने की, क्योंकि उसमें हमें इंटरव्यू लागू था, अब इंटरव्यू इसमें से क्या कर दिया गया है, समूह ग के जितने भी पोस्ट हैं उनसे इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। तो राजस्व का जो पेपर हुआ था, मैं आपको पुराना हिस्ट्री बता दे रहा हूँ, तो उसमें 25-25 क्वेश्चन के क्या बनाए गए थे, स्लॉट बनाए गए थे। 4 स्लॉट बनाए गए थे, इनके मार्क्स थे 20-20 नंबर, ठीक है। तो 80 नंबर का पेपर था और 20 नंबर का क्या था, इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू हो क्या है, ख़त्म। चकबंदी लेखपाल का भी सेम यही पैटर्न था, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर था कि यहाँ पर 40-40 क्वेश्चन का स्लॉट था, टोटल 160 क्वेश्चन थे और नंबर इनके कितने थे, 20-20 नंबर थे सेम ही। लेकिन चकबंदी में ये से प्रारूप इन्होंने एग्जाम में लिया था और राजस्व में, लेकिन दोनों में सिलेबस क्या था, सेम था। केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, एक इसे ज़्यादा था, इसमें कम था।
तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ ध्यान न दें, क्योंकि बहुत से देखा मैंने लोग गुमराह कर रहे हैं, कोई कर रहा है कुछ आएगा कुछ आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4 सेक्शन ही आएंगे। अब हो सकता है कि ये ग्राम विकास अधिकारी की तरह इसमें 50-50 क्वेश्चन का स्लॉट कर दें, ठीक है, या तो ये 25 का ही स्लॉट रहेगा, कुछ समय में वो पाबंदियां कर दे, लेकिन आपको ये चारों सेक्शंस क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये क्लियर है कि हिंदी आएगी, गणित आएगा। गणित में ही क्या होता है, आपका रीजनिंग भी ऐड रहता है, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास की जानकारी। तो अब हम डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैंने 2015 के पेपर को पूरा डिटेल एनालिसिस किया और मैंने देखा कि किस किस जगह से प्रश्न आए हुए हैं। जब मैंने देखा हिंदी, तो अलंकार से भी प्रश्न आया, क्योंकि 4 सेट पेपर हुए थे, 2-2 शिफ्ट में, 2-2 मिलाकर 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। अलंकारों से भी प्रश्न आया। आप जा करके देखेंगे अगर पेपर को डाउनलोड करके, तो आपको मिल जाएगा कि हाँ, जैसा यथास्थिति मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि जो आयोग ने सिलेबस दिया था उसमें रचनाएं और रचनाकार का नाम नहीं दिया था। अपठित गद्यांश के बारे में भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको पूछा है। तो सबसे बढ़िया प्रमाणित आपके पास रहता है कि जब पूर्व परीक्षा में आयोग द्वारा 4 पेपर लिए गए और उसमें ये सारी चीज़ें पूछ दी गई, तो इसका मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहला है अलंकार, दूसरा है रस, तीसरा है छंद, फिर है आपका समास, पर्यायवाची, कारक, लिंग, अव्यय। अव्यय इस समय सबसे इम्पोर्टेंट हो चुका है। वर्तमान में आप कोई भी परीक्षा देखेंगे तो अव्यय से सबसे ज़्यादा प्रश्नों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। क्रिया, काल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक हो गया है। वर्णमाला, वर्तनी, वाक शुद्धि, वाक्य व्यवस्थित क्रम करना, मतलब स्लॉट करके रहेगा उसको क्रम। अपठित गद्यांश, रचनाएं और रचनाकार, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन छांटना, बोली, किस क्षेत्र विशेष में कौन सी बोलियां बोली जाती है, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, इसी के अंदर के आगे की श्रृंखला है देशज, विदेशज और शंकर, ठीक है। ये 5 तरह के आपके शब्द के रूप होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। ये भी पूछा गया है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी पूछी गई है, और अनेकार्थी शब्द भी। मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से आप जो भी पूर्व परीक्षाओं में, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो या यूपी टेट का एग्जामिनेशन हो, सी टेट का एग्जामिनेशन में तो ग्रामर कम आता है, वहाँ पर गद्यांश पद्यांश ज़्यादा आता है, लेकिन यूपी टेट का अगर आप देखेंगे तो वो पूरा एकदम ग्रामर हूबहू ऐसे ही है। यूपी SSS की परीक्षाओं में तो इससे भी एक कदम आगे हिंदी चल रही है, क्योंकि वहाँ पत्र लेखन और निबंध लेखन से संबंधित भी प्रश्न अब आने क्या हो गए हैं, शुरू हो गए। लेकिन लेखपाल की परीक्षा में इतना ही सिलेबस क्या है, आयोग द्वारा क्या है, दिया गया है, और हमको ये पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा। आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आती है अंक गणित की। अंक गणित में भी 3 भागों में बांटा गया है गणित को। पहला है अंक गणित एवं सांख्यिकी, बीज गणित और रेखा गणित, ठीक है। तो अंक गणित में पहला प्रश्न आपका चैप्टर संख्या पद्धति, बहुत पॉपुलर चैप्टर है, हर एग्जामिनेशन में, यहाँ तक कि टेट जैसे एग्जामिनेशन में भी छाया हुआ है। प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयन बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड पाई चार्ट, जिसको बार डायग्राम, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, केंद्रीय माप। ये इतने टॉपिक क्या होंगे, मैथ के हो गए अंक गणित में। बीज गणित में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल। ये इतने टॉपिक आपके क्या हो गए, मैथ्स के हो गए, ठीक। रेखा गणित में जब पहुंचते हैं तो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समांतर समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, और मैथ के अंतर्गत ही कुछ क्वेश्चन आपके 5 से 6 या 6 से 7 रीजनिंग के भी क्वेश्चन क्या रहते हैं, इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है।
वो रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के लगता है कि वो मैथ के हैं, तो आपको घबराना नहीं है। रीजनिंग भी इसमें 5-6 क्वेश्चन क्या रहती है, इंक्लूड रहती है। और मैथ के ये सारे टॉपिक क्या है, आयोग द्वारा दिए गए हैं। 2015 में उन्होंने सिलेबस पूरा डिफाइन किया था और 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी यही सिलेबस को क्या था, लगभग वो फॉलो करने के विचार में, क्योंकि UPSSC ने इस एग्ज़ाम को लिया था, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने की उम्मीद थी और होगा भी नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरा डिटेल में सिलेबस को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो आसानी से, क्यों 25 में तो ये मान के चलिए कि 5-6 क्वेश्चन आपका रीजनिंग हो गया और 18-19 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे गणित के हो जाएंगे। तो आपको दोनों मिला करके इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये ऐसा सेक्शन है आपका हिंदी का जिसमें आप 100% कमांड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर रहती है। और दूसरी बात बहुत ज़रूरी आपको बताना कि यहाँ पर जो है वोकैब सेक्शन मतलब पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो शब्दों के अर्थ होते हैं, वोकैब होती हैं, वो ज़्यादा पूछी जाती हैं इन कंपेरिजन ऑफ ग्रामर के। तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है, ज़्यादा पढ़नी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, याद करना है। ठीक है, देखेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। सामान्य ज्ञान में पहले आता है विज्ञान, और विज्ञान में भी जो दैनिक अनुभव होते हैं, जो जनरल साइंस होता है, वही पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा कठिन और या हाई लेवल का साइंस नहीं आता है, अप्लाइड साइंस आता है। फिर आता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ये आपका क्या हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका क्या रहता है, करंट अफेयर्स रहता है। बाकी 15 क्वेश्चन में आपका पूरा जनरल स्टडीज़ का क्या, जनरल स्टडी, जीके भी कह सकते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं। भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बारे में, जो आपका पॉलिटी का सेक्शन है। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या नगरीकरण, इसमें आपके पूरे जनसंख्या से संबंधित डाटा पूरा आ जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था, ये पॉलिटी का सेक्शन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाता है इसी में। और करंट अफेयर्स में मूल रूप से जैसे कुछ टॉपिक जो मैंने 2015 के पेपर से निकाली है, पुरस्कार पूछे गए हैं, खेल पूछा गया है, पुस्तकों के नाम पूछे गए हैं, रचनाकार, परियोजना, वर्तमान में कौन किस देश का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, भारत की जीडीपी का क्या क्या मूल्यांकन हुआ है, क्या कहते हैं आरबीआई ने क्या मूल्यांकन किया है, और आपका आईएमएफ ने क्या मूल्यांकन किया, डब्ल्यूटीओ ने क्या, मतलब इन लोगों के जो डाटा स्ट्रक्चर रहता वो। महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण जयंती, किसी को सम्मान मिला है, भारत भारती सम्मान, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार, ढेर सारे पुरस्कारों के बारे में भी। उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष रहा, कौन सा राज्य शीर्ष रहा, गेहूं उत्पादन में, फल उत्पादन में, किसी धातु के उत्पादन में, वो सारा कुछ। बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलते हैं, जो एक्सरसाइज होते हैं भारत या अन्य देशों के बीच में, वो ये सारा चीज़ मिला करके आपका सामान्य ज्ञान का क्या होता है, जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है। ठीक है, बहुत इजी होता है। 10 क्वेश्चन इसमें करंट का रहता है और 15 क्वेश्चन के आसपास इसमें जीके के या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ते ही हैं लगातार। अब ये जो चौथा जो इसका स्तंभ होता है, ये होता है ग्राम समाज एवं विकास। ये एकदम नया रहता है, ये बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अगर आप ज़मीनी स्तर पे उतरते हैं लेखपाल का काम करने के लिए, तो आपको ये जितना भी ग्राम समाज या उसके विकास या उससे संबंधित जितनी भी योजनाएं या कार्यविधियाँ हैं, उसको पता आपको होना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये पूरा डिटेल में आपको क्या कहता है, पढ़ाया जाता है। बहुत से लोग इसको पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं। यूट्यूब में भी बहुत ढेर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो और आप इसको
आसानी से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन में होने वाली क्या है। और अगर आप गांव के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको लगभग इसका सारा ज्ञान होगा। और अगर आप शहर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब भी आप जब इसको पढ़ेंगे, इसके साथ सबसे बड़ी खूबी होती है कि जब आप गांव के या किसानी जीवन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आप इसको लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन में क्या कर सकते हैं, पूरा तैयार कर सकते हैं। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ठीक है ना, हमारे यहाँ का कैसा स्ट्रक्चर था स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले और वर्तमान में 21वीं सदी में क्या उसका है। ग्राम विकास का कार्यक्रम, कौन कौन से नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी पुरानी योजनाएं चलाई गई हैं, पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, वर्तमान में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका प्रबंधन, उसमें कोई अगर कोई व्यक्तित्व तो नहीं या कोई कमेटी की रिकमेंडेशन है, वो सारी चीज़ें। ग्राम विकास शोध प्रणाली, नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए फसलों के प्रकार आते हैं, नए नए आपके क्या होते हैं किस्में आती हैं उसके। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, सबसे बड़ा आयुष्मान भारत ही इसमें आ जाएगा। ग्रामीण सामाजिक विकास, ठीक है, पूरा आपका जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम। ग्राम विकास और भूमि सुधार, ठीक, भूमि सुधार में क्या क्या किए जा रहे हैं, चकबंदी की क्या योजना है, ठीक है ना, भूमि सुधार आंदोलन हुआ था उसके क्या परिप्रेक्ष्य थे, वर्तमान में क्या परिप्रेक्ष्य हैं। जमीन की किस्म, जमीन कैसी है, बंजर है, उपजाऊ है, ये सारे। फसलों के प्रकार, कौन कौन सी फसलें उत्पादन होती है, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला है जमीन की श्रेणियाँ, किस किस श्रेणी की ज़मीनें हैं उनका भी जरीब होती है, नापने के लिए क्या होती है, एक कड़ी की जैसे प्रयोग होती है। सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। ज़मीन के क्षेत्रफल को नापने के लिए हेक्टेयर, एकड़, बिगहा, ये सब क्या नापने का प्रणाली है। फिर मृदा कैसी है, फिर उत्पादन कितना हुआ, फल उत्पादन में क्या है, किस उत्पादन के किस फल या किस फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी, ये सब चीज़ें। कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने उसमें भारत में दी थी, जैसे टेनेंट रिफॉर्म, ठीक है ना, जो नए नए सुधार के कार्यक्रम है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्या है, कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या था, जो मैं आपको भूमि सुधार आंदोलन। एग्रीकल्चर इनपुट, मतलब हमारे यहाँ खेती किसानी से कितना आ रहा है और उस पर कितनी आबादी निर्भर है। एग्रीकल्चर मशीन्स, मतलब हमारे नए नए जो मशीनें हैं, कंबाइनर्स हैं और प्लाइंग करने वाली मशीनें हैं। बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज़्म, ठीक है ना, कि अगर एग्रीकल्चर में नए नए शोध या मैकेनिज़्म अगर अपनाते हैं तो उस पर खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक कि हमारा वर्तमान समय 21वीं सदी में हमारी खेती का स्वरूप। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन इकॉनमी, मतलब हमारे खेती का हमारी इकॉनमी पे क्या प्रभाव है। जिस तरह मोदी जी ने कहा कि हमारे किसानों के आय को क्या करेंगे, दुगना करेंगे, उसके संदर्भ में। प्रोडक्शन, किस फसल का कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ से भेजने वाली वस्तुएं। KCC, इसका सबसे मूल है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। नेशनल फार्मर कमीशन, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर का पूरा स्ट्रक्चर। मंडी परिषद हमारे यहाँ की कैसे काम करती है। ट्राइबल सोसाइटी, हमारी जनजातियाँ कैसे काम करती हैं, उनके यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। फार्मिंग प्रोग्राम, हमारे यहाँ नए नए उत्पादन के नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं। प्रोडक्शन, तकनीकी, कौन कौन सी फसलें, क्रॉप्स। इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ स्थापित की हैं। एनिमल हस्बेंड्री, मतलब हमारे जो पशुधन है, पशु संसाधन है, ये सब। ये जितना भी है छोटे छोटे टॉपिक, ये सब क्या है आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि एक बार आपका IQ क्लियर रहेगा तो आराम से एग्जामिनेशन को क्लियर करने में क्या होगी, आसानी होगी। अब मैं समअप कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। आपको 4 सेक्शंस पढ़ने हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है मैथमेटिक्स, तीसरा है GK और चौथा है आपका ग्राम विकास, ठीक है। ये 4 ही सेक्शन आते हैं। अब इनमें क्वेश्चन कितने होंगे, कैसे होंगे, ये आयोग द्वारा डिसाइड किया जाएगा, लेकिन आपका फॉर्मेट पूरा सिलेबस का यही है। जितना मैंने पूरा देखा है, सारा खंगालने के बाद यही पूरा फॉर्मेट निकल के आया है और इसी फॉर्मेट के आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। बस यही हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग आपकी बहुत हाई लेवल की रहती है। आप देखते हैं ग्राम विकास अधिकारी में 1/2 का निगेटिव मार्किंग थी। तो अगर फॉर्म्स की संख्या बहुत ज़्यादा रही या आयोग के ऊपर बहुत दबाव, क्योंकि फॉर्म तो कम से कम 25-30 लाख तो जाएंगे ही जाएंगे,
तो ये मान के चलिए कि आप तैयार रहिए कि 1/2 माइनस मार्किंग के लिए भी आप क्या रहिए, रेडी रहिए। अगर माइनस मार्किंग 1/2 की रही, मतलब मान लेते हैं कि अगर एक प्रश्न में मुझे 2 नंबर मिलता है, तो अगर एक प्रश्न गलत होता है तो मेरा 1 नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है। 1/2 माइनस मार्किंग का मतलब हाफ, ठीक है। सीधे सीधे आपका एक सही प्रश्न का 1 नंबर सीधे कम हो जाता है। अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी माइनस मार्किंग किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं है। उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1/2 की ही माइनस मार्किंग के आधार पर पेपर क्या हुआ था, चेक हुआ था। तो आप उम्मीद रखिए कि ऐसे एग्जामिनेशंस में 1/2 माइनस मार्किंग ही आयोग क्या करेगा, लागू करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उन्हें इतने ढेर सारे लोगों में से छांट करके केवल मात्र 5200 लोगों को ही क्या करना है, सम्मिलित करना है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हुआ पूरा डिटेल में लेखपाल का। आने वाले वीडियोस में मैं आपको करंट के साथ और सब्जेक्ट्स भी देखेंगे, हम लोग उसके बारे विषय में पढ़ेंगे। और हिंदी के भी मैंने वीडियो 7 अपलोड कर दिए हैं, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ज्योग्राफी के भी कुछ वीडियो हैं, हिस्ट्री के 3 वीडियो हैं, और भी वीडियोस पढ़ेंगे आगे चल करके, आप उसको जा करके उसको देख सकते हैं। क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, हम भी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ ले करके आएँ और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहे आपके लिए, कि घर बैठे ही आपको हर तरह की सुविधाएं, हर तरह का ज्ञान सही, सुचारू और एकदम सुव्यवस्थित रूप में मिले, कि जिससे आप सही डायरेक्शन में अगर पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आपका समय बहुत कम लगेगा, ठीक है ना। डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैंने इस सिलेबस को पूरा डिटेल में लिखा तो इसका संपूर्ण कारण ये है कि इस सिलेबस का पूरा प्रारूप जानकर ही आप इसकी तैयारी ढंग से कर सकते हैं। केवल ये नहीं कि ऊपर ऊपर कोई कह दिया कि मैथ आ रहा है, कोई कह रहा है रीजनिंग आ रहा है, कोई कह रहा है जीएस आता है, कोई कहता है जीके आता है, कोई कहता है मैथ नहीं आता, कोई कहता है हिंदी में ये चैप्टर नहीं आता, वो चैप्टर नहीं आता। तो ये सब दुविधाएं आपकी समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि 2015 के पेपर को मैंने उठा करके उसका मूल्यांकन किया है। उस पेपर में जो जो प्रश्न आए हैं उनके आधार पर उस टॉपिक को मैंने क्या किया, इंक्लूड किया है। तो जितने टॉपिक इंक्लूड हैं उतने सारे प्रश्न 2015 में 4 सेट में पूछे जा चुके हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य में भी इन टॉपिक से प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। कैसा लगा आज का वीडियो आपको, ज़रूर अगर पसंद आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है और इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।